हेलो। हाँ आयुष। यार एक दिक्कत है। क्या? तुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मैं हो जाऊंगा लेट। अभी तो यार स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ भी और 12 बज चुके हैं यार। कब तक कर पाएगा? मतलब कितने बजे तक कितने बजे तक आ पाएगा? मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे को कम से कम 2 घंटे लगेंगे और इसलिए मैं तो आ जाएंगे फिर लेट हो जाएगा काफी। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ चलो ऑल द बेस्ट है ना। ठीक है, चल बाय। चलो। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। मैं आयुष शर्मा। मैं राज मौर्य। मैं यश कुमार बंसल। तो गाइस गैस करिए कि हमारे गेस्ट कौन है आज। द वन एंड ओनली सूबेदार मेजर एंड ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव is a retired Indian military soldier and the youngest Indian military soldier awardee, the Paramveer Chakra award in his action during the Kargil war. He is the youngest awardee till date of Paramveer Chakra award. तो आइए चालू करते हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आपका द ट्राइपॉड शो पर स्वागत करता हूँ। सर कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सर हर कोई अपने पॉडकास्ट में यही पूछता है कि मतलब आपने वॉर में क्या किया, आपने वॉर में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। पर मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने आर्मी ज्वाइन करने से पहले आपने क्या क्या किया हुआ है, थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज़। मैं यहाँ से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। ओके सर। तो बुलंदशहर के एक गांव औरंगाबाद रहीर। 21 साल और जवान का बेटा हूँ। तो फौज में लगने से पहले वही खेती बाड़ी और प्राइमरी स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में पढ़ करके ही बड़े हुए हैं। और बस वही गांव का कल्चर, उस कल्चर में संघर्ष भी है, खेल भी है, एंजॉय भी है आपका। फिर एक इससे जो गांव के कल्चर से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ती है। सर बट आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि हम जैसे लोग, मतलब हम जैसी जनरेशन, क्योंकि खेलों में ना जाके वो मोबाइल वगैरह में ज़्यादा ध्यान देती है। तो आपका इस पे क्या? बिल्कुल है, ये हो रहा क्योंकि देखिए मोबाइल जो आया कि आपके एक संचार का माध्यम बढ़ा। पहले संचार के माध्यम बस चिट्ठी हुआ करते थे या पर्सनल कोई जा करके सूचना देगा। अब हम हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने साथी से आराम से बात कर सकते हैं, उसको वीडियो कॉल में देख सकते हैं, हम देश विदेश की जानकारी ले सकते हैं। अगर हम इसके लिए यूज कर रहे हैं मोबाइल, तब तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है। ओके। और बट अगर हम इसको और तरीके से, क्योंकि आज का जो युवा है वो रात भर मोबाइल पर रहता है। सही बात। मेरी रात भर मोबाइल पर रहने के बाद उसके अंदर जब वो सुबह उठता है नींद पूरी नहीं होती और बॉडी के अंदर वो नकारात्मक हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, मूड ठीक नहीं होता, बोला मूड ठीक नहीं। फिर उसमें नकारात्मकता बढ़ती हुई चली जाती है। उसको जो एक एनर्जेटिक होना चाहिए आज का युवा, उसमें एनर्जी का प्रभाव बड़ा कम होता हुआ चला जा रहा। कारण यही है क्योंकि हमने इस टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। और ये शहर का नहीं, गांव का भी हाल है। इस मोबाइल ने ऐसा नहीं है कि शहरों के अंदर असर डाला है, गांव के अंदर भी असर डाला है। गांव के अंदर हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ एक कंपटीशन गांव के अंदर होता रहता था। हाँ, पहले होते भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन। तो कभी कबड्डी का हो रहा है, कभी कुश्ती का हो रहा है, कभी क्रिकेट का हो रहा है, कभी किसी चीज़ का टूर्नामेंट चलते रहते थे। लेकिन अब वो चीज़ें सब बंद हो गई हैं। बिल्कुल। और बंद होने का कारण ये मोबाइल और आज हर घर में टेलीविज़न। सर आपने आर्मी ज्वाइन करी, जितना मैं जानता हूँ आपके फादर और आपके बड़े भाई भी आर्मी में थे। बट आजकल हम लोग देखते हैं कि मतलब परहैप्स हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर हमारे ब्रदर हैं वो आर्मी में होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को आर्मी ज्वाइन करना पसंद नहीं होता या फिर आर्मी में वो जाना नहीं चाहते। बट आपने ये डिसीजन कैसे लिया? देखिए, हर एक इंसान के पास एक परमात्मा ने खूबी दी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा फौज के लिए, हाँ सर। हर एक इंसान हर एक अलग काम के लिए है। और ये गुण कुछ तो पैदाइशी होते हैं, कुछ डेवलप किए जाते हैं। और डेवलप कैसे होते हैं कि जो हम चीज़ों को देखते हैं, जो सुनते हैं, तो सुनने से और देखने से
हमारे विचार का उद्गम होता है और वो विचारों से भावनाएं बनती हैं, वो भावनाओं से फिर हम उसको व्यवहार में डालते हैं। तो वो ये है कि आज युवा देखता है यार फौजी तो धूप में खड़ा है, फौजी तो सर्दी में खड़ा है, मैं क्यों ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, मैं क्यों ना जो है फिर ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। वो क्योंकि वो देख रहा है डॉक्टर को, देख रहा है इंजीनियर को, देख रहा है IAS को, देख रहा है PCS को, देख रहा है और बहुत सारी टीचर्स या सिविल की जो जॉब्स हैं उनको देखता है, बोला नहीं यार सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो इस तरह का जो ट्रेंड बना है, फिर ये मोबाइल ने, इसमें इंस्टा है, जो सोशल मीडिया है, इस पर वो देखते रहते हैं। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति आती है, उसके बाद गुम हो जाती है। सर बिल्कुल, ये तो है, ये तो मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। सर आपने आर्मी ज्वाइन करी तो आपने एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम दिया था? उस समय CDS वगैरह नहीं होते थे? नहीं CDS नहीं, NDA तो पहले भी होता था, बट मैं तो एज ए सिपाही से भर्ती हुआ था। अच्छा। ना कि ऑफिसर भर्ती हुआ था, मैं सिपाही से भर्ती हुआ और अपने मेरठ BRO से ही भर्ती हुआ था। हर एक जहाँ हमारा कमिश्नरी होती है, कमिश्नरी में एक भर्ती दफ्तर है, तो इस कमिश्नरी के अंदर 6-7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो भर्ती निकली थी, बड़ा भाई फौज में हो गया था मुझसे 1.5 साल पहले। पिता से सुन रहे थे कहानियाँ, हमने 65 में ये किया, 71 में ये किया। तो फिर उन्हीं चीज़ों को सुन करके फिर किताबों में उस टाइम पे कहानियाँ आती थी। अब तो हमीद की कहानी आ रही है, कहीं मेजर होशियार सिंह की कहानी आ रही है। तो फिर उनको जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था यार कैसे आदमी होते हैं भाई। हाँ सर, मैं सर तो उनको देखने के बाद फिर ऐसा लगा यार नहीं, हमें भी जाना चाहिए। बस तब वो भाव जागृत हुए। सर मतलब आपने आर्मी ज्वाइन किया तो आपकी जब घर वालों को पता लगा, आपके पापा को, मम्मी को, तो उन्होंने जब आपको आपने जब उनको बताया तो उन्हें कैसा फील प्राउड हुआ, उन्हें कैसा लगा, उनकी भावना नहीं, कैसी तो थी? भर्ती होने के लिए तो मैं तो उनके पास से ही जाता था। अच्छा। गांव से ही जाते थे। तो पहले फिजिकल देने के लिए गया, फिर रिटर्न देने के लिए गया, फिर मेडिकल हुआ था। तो गांव से ही अप डाउन हुआ था। तो उनको तो मालूम ही था कि जो फौज की भर्ती देखने जा रहा है। लेकिन मम्मी हमारी बहुत कॉन्फिडेंस थी कि हाँ ये पहली बार में भर्ती हो जाए। सर आपने जब आर्मी ज्वाइन किया था तो आपका जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, फौज की ट्रेनिंग एक बिल्कुल आग की तप्त भट्टी है। मतलब वो आज के नॉर्मल आज की जो ट्रेनिंग होती है उससे कितना डिफरेंस है पहले की और आज की ट्रेनिंग में? नहीं, थोड़ा सा तो डिफरेंट हुआ है, बट जो है फौज की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो वैसी की ऐसी हैं। और क्यों वो आग की तप्त भट्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को एक नई शेप देने के लिए, नई आकृति बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है। आपकी बिल्कुल सही। तो एक सिविलियन बच्चा जा रहा है, उसको फौजी रूप में ढालना है, एक नई शेप देना, एक सैनिक बनाना है। तो उसी तरह से उस आग की भट्टी में उसको तपा करके तब एक सैनिक का शेप दिया जाता है, क्योंकि सैनिक इस राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। तो वो ट्रेनिंग और वो एक जीवन को एक नई दिशा भी देती है, एक जीवन में डिसिप्लिन लेके आती है। सुबह हम 3:30 बजे उठना होता है, 3:30 बजे से रात को 11 बजे तक कुछ ना कुछ जो है काम लगा रहता है। शुरुआती दिन में बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि माँ बाप ने के बड़े लाड़ प्यार से पढ़ कर के भले होते हैं। बोला मम्मी भी बोलते पाप, बोला भाई उठ जा, बैठ ले, कुछ कर, आप ही थोड़ी देर। हाँ, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ तो उठना ही पड़ेगा, वहाँ तो स्टिक है, उठना है तो उठना है, और नहीं तो फिर पनिशमेंट है। तो वो पनिशमेंट इसलिए ताकि आप उन हैबिट्स को अपने जीवन में डालो। तो वो जो हैबिट्स डलती हैं वही कैरेक्टर का निर्माण करती है। तो शुरुआती दिनों में हमारे साथ में यही हुआ, क्योंकि जब शुरुआत में जिस दिन गए, जैसे आज के युवाओं का होता है, शौक होता है, एक जोश होता है। जब दाढ़ी आई थी, बक्से ऐसे मिले थे, बैठ करके आराम से शेविंग कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई किसी, उधर जो है ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है। वो इंस्ट्रक्टर जो था वो देख रहा है, हाँ भाई मस्ती में है। इतना पनिशमेंट उस दिन, इतना पनिशमेंट, इतना रगड़ा लगा कि उसके बाद वो शेविंग क्रीम से शेव करने छोड़ दी, है ना।
और आप ऐसी हैबिट है, शीशे की भी आवश्यकता नहीं, वैसे एक बार ऐसे पानी से भिगोया, ऐसे जो है अपना मार करके चलता है। तो वो एक ट्रेंड है, ट्रेनिंग हो गया, एक करेक्टर में आ गया कि देखो सुबह उठना है, उठ करके उठते ही शेविंग कीजिए, बूट पॉलिश कीजिए, ब्रश कीजिए, फ्रेश होइए और फिर अपने काम पे चलिए। तो जो अगर हम 15 मिनट पहले उठना शुरू करते हैं तो टाइम से हर चीज़ हो जाती है पूर्ण, बिल्कुल और फिर जो है पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। टाइम पंचुअलिटी सिखाती है ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग से डिसिप्लिन आ गया, टाइम पंचुअलिटी आ गई, आपकी एक स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू होती है, एक स्ट्रेस खत्म होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेनिंग से कनेक्टेड हो जाती है। सर आपने टाइम पंक्चुअलिटी के बारे में बात करी, तो आजकल की जैसे कि वो आर्मी के लिए नहीं, हम लोग जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, तो वो कितना ज़रूरी है, थोड़ा आप उस पर- बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम की वैल्यू, क्योंकि ऐसा है ना, अभी अकेले हम सफ़र नहीं कर रहे, अकेले हम जिंदगी में, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, हाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, ये हैं, और टाइम की वैल्यू उस दिन पता चलती है अगर आपने सच में कि आपको कहीं जाना है, आपको भेज दिया, आप रेलवे ट्रेन से सफ़र करना है, आप प्लेटफार्म पे पहुंचते हैं और आपकी ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ देती है। काश, फिर क्या करते, काश 5 मिनट पहले आता तो मैं इस ट्रेन में बैठा हुआ होता। मेरे पैसे भी वेस्ट ना होते, मेरे पैसे भी वेस्ट ना होते। वेस्ट नहीं होते। तो टाइम आपकी लाइफ, आपकी मनी को सेव करती है, सिक्योर करती है, कि अगर हम समय से चलते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से हम बच जाते हैं। हाँ सर, ठीक है, अभी आपका 1 घंटे पहले हमें वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचना होता है, और आप यहाँ से 1.5 घंटे पहले ही निकल रहे हैं, टोटल आधा घंटे में। आधा घंटे में कैसे पहुँच जाओगे? ट्रैफिक है, ट्रैफिक है बहुत, बहुत सारी पे चीज़ें स्पीड होगी आपकी, ज़्यादा स्पीड होगी तो चालान कटेगा, चालान कटेगा, किसी के साथ में एक्सीडेंट करोगे, बिल्कुल हो सकता है। अपनी जान का खतरा, दूसरी जान का खतरा। तो इसलिए जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं, इसलिए समय पर हर चीज़ को जब करते हैं तो ये समय आपको बहुत अच्छी दिशा देता है। तो जीवन में टाइम पंचुअलिटी जरूर होनी चाहिए, और क्योंकि जो आप एज ए स्टूडेंट अगर टाइम पंचुअलिटी को आप नहीं जानेंगे, जिस दिन आप जॉब के लिए जाओगे इंटरव्यू के लिए, अगर आप 5 मिनट पहले नहीं पहुंचे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर वो जरूरी है। वहाँ आपको, क्योंकि एक हैबिट पड़ी हुई है ना, तब आराम से उठना है यार, अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, लेकिन तब आपको पता एहसास होगा यार, अगर 5 मिनट पहले मैं वहाँ पहुँचता तो शायद मुझे जॉब मिल जाती, मेरा सिलेक्शन हो जाता। मेरा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें एक जीवन के, अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो इस समय आपके हर दरवाजे को बंद करता हुआ चला जाएगा। और थोड़ा सा कारगिल वॉर जब चालू हुआ था, उससे पहले आपने आर्मी ज्वाइन करी थी, थोड़ा उस समय के बारे में थोड़ा बताइए कि उधर क्या चल रहा था, आपकी लाइफ कैसी थी। आप ट्रेनिंग कैंप में 18 ग्रेडियनियर आपका जो रेजिमेंट था, तो आपने उसके साथ जब आप ज्वाइन हुए उसके साथ, तो आपका कहाँ पोस्टिंग थी, और आपने वहाँ पे क्या बॉन्डिंग, मतलब आपके नए नए दोस्त ज़रूर बने होंगे, तो कैसा था मतलब कारगिल वॉर से पहले माहौल आपका वहाँ पे? देखिए, ये जीवन पूरा दोस्ती का ही जीवन होता है। जब हम बचपन शुरू करते हैं तो बचपन के साथी अलग होते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं, और फिर जब हम किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं तो ये सब छूट जाते हैं, वहाँ पे एक नए दोस्त होते हैं, और वहाँ की जो दोस्ती है वो सच में इन बचपन के दोस्तों से भी बहुत गहरी होती है। तो हम पहली पोस्टिंग कश्मीर में गए हैं, तो कश्मीर में तो उग्रवाद फैला हुआ था। तो उस उग्रवाद के साथ में जो बहुत सारी फौज ऑपरेशंस कर रही थी, उसमें हम वहाँ पे ऑपरेशंस में रहे, तो बहुत सारे टेररिस्टों को मारने का मौका भी मिला। तो ऐसी उस एक बहुत ऐसे माहौल में हम सीख भी रहे थे, और सीखना ऐसा नहीं कि अपने आप हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही सीख सकते हैं, हम बाहर के एनवायरनमेंट से भी सीख सकते हैं, दुश्मन से भी सीख सकते हैं, बाहर अपने दोस्तों से भी सीख सकते हैं। तो एक मुझे वो वाक़या याद है कि एक मिलिटेंट को उस दिन हमने उसको मारा था, तो
उसको पैर में गोली लगी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पैर में गोली लगने के बाद भी वो 3 फुट की दीवार को कूद गया और उसको ये मालूम था कि तू बचेगा तो नहीं, चारों तरफ से फौज ने घेर रखा है, मरेगा, लेकिन उसने अंत समय तक अपना प्रयास तो किया। हाँ यानी उससे संघर्ष मिला कि यार ये इस व्यक्ति जो एक ट्रेंड नहीं है, हम तो वेल ट्रेंड सोल्जर हैं, तो अंतिम समय तक क्यों ना प्रयास किया जाए। बिल्कुल, संघर्ष ही मैटर करता है। संघर्ष ही मतलब सर आपने दोस्ती के बारे में बताया, तो मतलब डिफ्रेंशिएट तो आपने बहुत अच्छे से किया है, बट मैं और पूछना चाहूँगा कि मतलब वहाँ पर जो दोस्ती होती है वो अलग होती है, और वहाँ पे आपकी ऐसी कौन सी बॉन्डिंग्स ड्रिल्स होते हैं, जो सेशन होते होंगे, आपके ड्रिल्स होते होंगे, जिससे कि आप लोग एक दूसरे के मर मिटने के तैयार होते हैं? देखिए ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। और एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है कि देखिए ये आपका बड्डी है, ये आपका दोस्त है, और ये दोस्त ही वो दोस्त है जो आप बैटल फील्ड में जाएंगे तो यही आपके एक कदम आगे चलेगा, यही सेफ रखेगा मेरे को। यही तेरे को सेव करेगा। ठीक है, तो ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे हमारे अपने दोस्त के अंदर जो अपनी एक जो घर है, प्लेटून जिसको बोलते हैं, उसमें सारे रिश्ते जो हम सामाजिक रूप से सिविल में निभाते हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, इस तरह के हमारे आपस में संबंध बनते चले जाते हैं। और वो संबंध जितने गहरे होते हैं उतना ही, या तभी तो जब गहरे नहीं होंगे तो कौन किसके लिए जान देगा। तो वो फिर उनके साथ में एंजॉय भी करना, मस्ती भी करना, काम भी करना, रहना भी उनके साथ। तो जब आप एक व्यक्ति के साथ लगातार रहे तो फिर उसकी कमजोरी, उसकी अच्छाइयाँ सब कुछ जानते हो, तो फिर उनमें एंजॉय करते, फिर वो एक क्या हो जाता है कि एक दूसरे की बॉन्डिंग बन जाती है और बहुत आत्मिक प्रेम हो जाता है। हाँ, तो वो आत्मिक प्रेम दोनों को फिर आगे बढ़ाती है, समर्थ करती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि यार मैं अगर दौड़ रहा हूँ और मेरा साथी पीछे रहेगा तो मैं उसको छोड़ करके चल जाऊँगा, नहीं, वहाँ पे साथ मैं रुक जाऊँगा, उसको साथ लेके चलूँ, साथ में चलो। ठीक है। वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, कि वहाँ कंपटीशन नहीं है, वहाँ सहयोग की भावना है। बिल्कुल सर, आपके फ्रेंड, आपका कोई ऐसा मित्र रहा हो आपका? बहुत उस टाइम में बहुत मित्र थे, अभी तो 3-4 तो जो है एक साथ जो ट्रेनिंग किया था, 9 महीने एक साथ काम रगड़ा खाया, ट्रेनिंग किया, वो भी थे। फिर वो जो सीनियर थे वो भी हमारे मित्र ही हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसमें एक योगेंद्र यादव था जो यहाँ मेरठ के रहने वाले थे। 10 साल सर्विस में सीनियर थे उम्र में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन हाँ कि वहाँ ये नहीं हो, जब काम करते हैं तो वहाँ जूनियर सीनियर ये नहीं है, जो है हम सब फौजी हैं या भाई हैं। तो एक बड़ा है उसके पास अनुभव है, तो छोटा है तो उसके पास अनुभव कम है, काम करने की क्वालिटी की जो है तरीके कम आते हैं। तो पीछे से जो दूसरा व्यक्ति है जो सीखा है, दोस्त, तो दोस्त इसीलिए तो होता है, साथ पकड़ के चलने के लिए। साथ पकड़ के, जो नहीं आता उसको सिखाना, उसको बताना और उसको आगे बढ़ाना। बिल्कुल सही। ठीक है, दोस्ती का मतलब ये है। दोस्ती का मतलब यही है। ठीक है, ये नहीं है कि दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कि मुझे आगे बढ़ना, इसको पकड़ करके नीचे खींचना। नहीं, जो सही राह दिखा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, वो वही दोस्त है। सर, कारगिल से पहले आप, मैंने जहाँ तक सर्च किया था थोड़ा सा, तो आप छुट्टी पर आए थे। हाँ, जनवरी या फेब के टाइम पर आप, तो कारगिल के समय, उस समय माहौल क्या था जब आप छुट्टी के लिए आए थे? क्योंकि अचानक से ही फिर वॉर चालू हुआ था। नहीं, अचानक से नहीं हुआ था, ये अप्रैल में और मई में हुआ था। अप्रैल से शुरू हुआ था। हाँ, लेकिन मई में जाते जाते ही बहुत बढ़ गया था। तो मैं जनवरी फरवरी छुट्टी काटने गया 2 महीने की। ओके। तो फिर मई में फिर वापस में छुट्टी आया था, तो तब तक इतना कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि मैरिज थी 5 मई की, तो शादी करने के लिए आया हुआ था, 20 दिन की छुट्टी थी। और जब छुट्टी काट कर वापस गया तब मुझे पता चला कि यार वो हो गया है।
हार गई, वॉर हो गया। तो जम्मू में जाकर के इसका पता चल गया। तो जम्मू में फिर एक, क्योंकि हम देखिए आप पर्पज और वैल्यूज, ये व्यक्ति की दो बड़ी ताकत है कि अगर मेरा काम करने का मुझे पर्पज मालूम है तो मुझ में पैसन आता है, पैसन आता है तो परफॉर्मेंस करता है। बिल्कुल। फिर इस पैसन के साथ साथ आपके मूल्य है ना, इस राष्ट्र के मूल्य, सोसाइटी के मूल्य, एक व्यक्ति के मूल्य, कि मैं मूल्य क्या होते हैं? मूल्य आपको एक जीवन की दिशा देते हैं। यार ये पथ है, इस पे चल। और जब हम उस पे चलते हैं तो हमारी वो एक सिद्धांत, वो एक रास्ता और वो एक पहचान बन जाती है। फिर हम इधर उधर होने की कोशिश भी करेंगे, वो होने नहीं देंगे। और वो पथ मिल गया हमें, ये पैशन, पर्पज मिल गया, तो उस पथ पर पर्पज के साथ चलो। यार मैं पानी पी रहा हूँ तो उसका पर्पज है पानी प्यास बुझाना, है ना। तो वो पर्पज, और क्योंकि मेरा तो पर्पज ही था फौज में जाने का, युद्ध लड़ना है, और वो आज पर्पज पूरा हो रहा है। तो बड़ा वो लगा कि आज एक सैनिक होने का सौभाग्य मिल रहा है कि आज एक युद्ध लड़ने का मौका मिला। आपको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा उस समय। बहुत बहुत। सर आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आप वॉर के लिए जा रहे थे? क्योंकि आपने बताया कि आपकी मई में आपकी शादी हुई थी, उसके जस्ट बाद ही आप वॉर के लिए गए थे, और आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी उस समय। हाँ 19 साल का था 19 साल के थे आप। तो उस टाइम पे क्योंकि टेलीफोन तो थे नहीं, चिट्ठियों का ही दौर हुआ करता था। तो घर से मैं बता के नहीं गया था कि जो है मैं युद्ध में जा रहा हूँ, और वहाँ से भी मैंने कभी ये नहीं लिखा कि मैं युद्ध में हूँ, है ना। वहाँ से बस इतना ही लिखा था, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। पूछते जरूर थे चिट्ठी, अभी आज लिखी चिट्ठी 10 दिन में आएगी, फिर ये लिखेंगे 10 दिन में वापस जाएगी, 20 दिन हो जाएंगे। तो वो पूछेंगे, फिर बोला भाई तू वार में ही तो नहीं, फिर मैं यहाँ से लिखूँगा तो वो इतना तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं, इनको कुछ नहीं पता था, बट हाँ इनको आभास जरूर था सबको कि हाँ वो है उसी जगह। सर बट उस समय टीवी वगैरह होते थे, तो उस समय टीवी कहाँ थे? टीवी यार गांव में 1-2 हुआ करता था। हाँ रेडियो थी, हाँ ठीक है, रेडियो हाँ सबके यहाँ पे होती थी। तो रेडियो के माध्यम से सुनते थे कि हाँ भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ, और बस न्यूज़पेपर था, ठीक है। ये तो 1909 के बाद में टीवी और ये सब कुछ शुरू हुआ। सर थोड़ा कारगिल वॉर के बारे में थोड़ा बताइए। जब आपने गए, आप छुट्टी बना के जब गए अपनी जस्ट मैरिज के बाद, तो क्या क्या हुआ कारगिल वॉर के बारे में? पता कैसे चला? आप द्रास कब पहुँचे? हाँ द्रास में पहुँच गया था 22 मई को। ओके। तो जब 22 मई को द्रास पहुँचा तो मेरी जो बटालियन थी 18 इंडियन, हाँ वो कश्मीर वैली में थी। हाँ कश्मीर वैली में। तो कश्मीर वैली से वो द्रास आ गई थी, और हमें सबसे पहले तोलोलिंग टॉप को फतेह करने का आदेश दिया। ओके। तो हम क्योंकि जो प्लानिंग के आधार के ऊपर वर्क को जो है ना शुरू से आखिर तक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, और प्लानिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित होती है। और इंफॉर्मेशन वहाँ पे टेररिस्ट की थी, तो टेररिस्ट के हिसाब से वहाँ पे फौज ने युद्ध लड़ा, लड़ाई किया, और हमने 22 दिन उस पहाड़ी पे युद्ध लड़ा। 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में हमने तो बड़ी टॉप किया था। सर वो हर भारतीय के लिए वो गर्व का दिन होगा जरूर। बिल्कुल, वो बहुत गर्व का बात था, और फौजियों के लिए तो दुख भी था क्योंकि साथी नहीं रहे उनके साथ, और सफलता थी। कितना सब कुछ होने के बाद में भी जो है हमने सफल किया। सर आप लोग जानते हैं उस समय जब वॉर चल रही थी तो आपके सामने आपके जो साथी थे वो वीर गति को प्राप्त होते थे, तो आपको अंदर कैसी भावना थी उस समय कि मतलब उन्हें देख के क्या आता था, उनकी डेड बॉडी को देख के कि हमें तिरंगा फहराना ही है, वो हमें हिल चाहिए, द टाइगर हिल हम हमारे नाम ही होनी चाहिए? तो ये तो वो मेरे साथी था, मेरे घर का सदस्य था, मेरा दोस्त था। बिल्कुल सर। उसका तो बदला लेना है। बिल्कुल सर। तो उन एक बदले वाली भावना एक जुनून पैदा करती है, और जुनून हमें एक जोश भर देती है ना। तो उस जोश के साथ ही तभी तो वो फौज लड़ पा रही थी। जोश था, जुनून था, जज्बा था,
कि नहीं ये हमारा है और इसको हमें लेकर के रहना है। नहीं तो ये 18 हज़ार फीट ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिन पर अरे -20 डिग्री टेम्परेचर। अभी आप लोग यहाँ कल्पना करके देखिए कि जो है दिल्ली और यहाँ आसपास के इलाके में या जहाँ से हम हैं वहाँ हमारा जो है मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता है। अगर कहीं 3 चला गया 3-4 चला गया तो हम बिस्तर से नहीं निकलते हैं। बिल्कुल सर। है ना, सब कुछ हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आज भी हमारे गांव के, शहर के, प्रदेश के, देश के वो बेटे और बेटियां सरहदों पर खड़े होकर के दिन रात ड्यूटियाँ देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि इस देश का युवा अपने करियर को बनाकर राष्ट्र को आंतरिक रूप से समृद्ध बना सके। तो वो एक भाव थे। तो तभी उस भावनाओं से हमें अभी जब टाइगर हिल, क्योंकि एक तोलोलिंग के बाद टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क मिला, तो टाइगर हिल हाइट ज़्यादा थी तो उनके पास, क्योंकि हाइट एक एडवांटेज देती है लड़ाई में। एडवांटेज इसलिए देती है क्योंकि हम दूर तक देख सकते हैं, और दूर तक देख सकते हैं तो दूर तक मार भी सकते हैं। बिल्कुल सर। तो लड़ाई में वही व्यक्ति या वो टीम सक्सेस होती है जो अपने आप को सरप्राइज कर पाती है। अगर हम अपनी मूवमेंट को छुपा लें और छुपाने के बाद में फिर हम आराम से उस दुश्मन तक पहुंच जाएं, तब हम, क्योंकि जितने नज़दीक आपने एकदम से दुश्मन के पास अचानक पहुंचे तो वो भौचक्का रह जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है। वो बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ है, यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ पहुँच जाए तो वो उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। बिल्कुल सर। उस चीज़ को कायम रखने के लिए फिर एक कमांडो टीम, घातक प्लाटून का पुनर्गठन हुआ। तो उसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला और उस टीम को उस टाइगर हिल के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। तो ये एक पलटन की नाक की बात है। और उस टीम के अंदर 21 वो जवान थे जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची। तो वो हम 21 को फिर 1-2 दिन जब रिहर्सल का समय मिला, फिर उसके बाद बोला भी चलो। तो दिन में तो चल नहीं सकते थे, रात को चढ़ना शुरू किया। रात भर चढ़ते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। तो इस तरह से हम 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चले। फिर तीसरी रात जब ऊपर पहुँचे, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, इस पर चढ़ना ही असंभव था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ने फायर खोल दिया, फायर हुआ तो रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचे, फिर सामने दुश्मन के बनकर, फिर उनसे आधा दम जाकर फायरिंग किया तो उसमें 3-4 जो पाकिस्तानी जवान थे उनको मार दिया। फिर टॉप वहाँ से 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, तो एक कंपनी के स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7। लेकिन फिर भी बेखौफ होकर के निडरता के साथ हम लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते मैंने देखा है कि मेरे साथी, किसी का उंगली कट रही है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी के पैर कट रहे हैं। और 5 घंटे लड़ते लड़ते एक एक करके एक साथी को अपनी आंखों के सामने मैंने खोता हुआ देखा, खोया। वो पल तो अभी भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और यहाँ नाक से खून की धार बह रही थी, बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया था। तो बहुत देर के बाद जब आँख खुली, देखा नाक से धार बह रही है, तो मेरा साथी ऐसे बैठा हुआ था, तो मुझे फर्स्ट एड करने लगता है। उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता बाहर। तो ऐसे मेरे बगल में मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट थे ट्रेनिंग में। उसका वो आखिरी शब्द आज भी कानों में गूंजता है। उसको इतना कहा मैंने कि ये अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? बस यही वर्ड बोल पाया। उसको सीने में आकर के ब्रस्ट लगते हैं, इधर से खून की फुहार छूटती मेरी गोद में आकर के सुनता है। मतलब सर ये तो सोच के मेरे को भी, मतलब मैं फील कर पा रहा था थोड़ा सा कि मतलब वहाँ पे क्या हुआ होगा।
मतलब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। आजकल की जनरेशन इस चीज़ को सोच भी नहीं सकती है जो आपने वहाँ पे किया। तो थोड़ा सा मेरे को आप अपने जो वॉर का आखिरी डे था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब उस दिन आप लोग कैसे लड़ रहे थे वहाँ पे? बस आपने बताया कि आपके पास ओनली 6-7 जवान ही ऊपर तक पहुँच पाए थे। वही तो थे, वही लड़ रहे थे हम। 5 घंटे हो गए हमें लड़ते हुए। तो ये दोनों शहीद हुए। एक और जवान हमारी हेल्प के लिए आ गया। तो वहाँ पर आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है। ज़मीन पर जब गर्दन गिरती है, चारों तरफ खून की बौछारें, और बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर गिरता है। एक एक करके जो सब शहीद हो गए। मैं भी बेहोशी अवस्था में था, लेकिन इतना नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। उनके कमांडर ने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। तो आकर के वो गोलियां मारने लगे। गोली मारते थे। तो बॉडी ऐसे उछलती है जब गोली लगती है। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। वो इसलिए क्योंकि मैं पर्पज के लिए था, पैशन बना। देश के लिए। जब पैशन होता है ना, देश के लिए हो, किसी के लिए हो, पैशन, तो हमारे पास 4 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक, जो आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, है ना, बौद्धिक शक्ति, और एक स्पिरिचुअल पावर। तो पैशन के अंदर ये सब कुछ इकट्ठी हो जाती है। और पैशन का मतलब पागलपन होता है, जुनूनी होता है वो। तो आप वो जब इतनी चीज़ें होंगी तो आपके मन को लक्ष्य पर होगा, बॉडी के साथ नहीं होगा। जब बॉडी के साथ मन नहीं होगा तो बॉडी में कोई पेन नहीं। बिल्कुल सर। तो ये तभी मैं सहन पर कर पाया। और जब उनको यकीन भी हो गया कि इनमें से कोई ज़िंदा नहीं है, फिर उसने जो है गोलियां, बूट की ठोकरें मारनी शुरू करी, पत्थर मारने शुरू करी, गालियां दी, बहुत सब कुछ पड़ा, सुनता रहा, देखता रहा, सहता रहा। फिर काफ़ी देर के बाद उसके कमांडर ने फिर बोला इनके हथियार उठाओ और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला करो। तो तब मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम ख़त्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से प्रार्थना करी कि मुझे इतने ज़िंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचाए। तो वो आने लगे, दोबारा से गोली मारने लगे। जब वो नज़दीक आया तब एक हम अपने आप से जब कमिटमेंट करते हैं ना, दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो दृढ़ संकल्प का मतलब है कि हम अपने इंद्रियों को अपने मुट्ठी में बांध रहे हैं। महाभारत देखिए ना। हाँ सर। महाभारत में पितामह भीष्म देखा है। हाँ सर। उसने प्रतिज्ञा ही तो करी थी, बिल्कुल। और उन प्रतिज्ञाओं की बदौलत उसने अपनी इंद्रियों के साथ साथ अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में था। बिल्कुल। हमने ये दृश्य भी देखा है कि अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीर में दागे कि रोम रोम बाणों से छिद गया था, लेकिन प्राणों को नहीं हर पाया था। उनकी मर्जी से उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये एक है डिटर्मिनेशन, ये आपको संकल्पित करता है। तो बस एक विश्वास जागृत किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ले जाओ काट करके, मैं उफ तक नहीं करूँगा और जिंदा रहूँगा। तो फिर आए, गोली मारने लगे, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, आगे गया, रुक गया। मैं देख रहा हूँ ऐसे ही पड़ा हुआ। उसने राइफल फिर ऐसे करी सीने की तरफ, तब लगाई, उन्हें अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। बिल्कुल। ये कंकर मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है, ये सजीव है। तो शायद इस माँ भारती ने इसलिए मुझे चुना होगा, इसलिए ज़िंदा रखा होगा, ताकि उसके बेटों की शौर्य, वीरता, पराक्रम, बलिदान को लोगों तक पहुँचाऊँ। उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, तो इसलिए पर्स यहाँ पे रखा हुआ था। उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। और जब गोली चली तो शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, और वो जाकर के सिक्कों पे लगी गोली और डिपॉजिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से लगा मुझे भी कि मैं मर गया हूँ। लेकिन फिर जब पाकिस्तान का कुछ जवान आया होगा, उसने आकर के जब हथियार उठा के जा रहा होगा,
उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा मुझे जिंदा हूँ। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया तो उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वो एक मौका था मेरे पास। उन्होंने तो चारों तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और मैंने ऐसे दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी। ये हाथ की हड्डी निकल के बाहर, कंधा हिलाए बस सिर्फ ऐसे। फिर एक हाथ से राइफल उठाई, उनसे पलटा खाया, ऐसे फायर किया तो उनके 3-4 बंदे मारे गए। फिर ऐसे पलटा खाया, दूसरे पत्थर, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया फिर उनके पैर उखड़ गए। फिर उनको लगा कि नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। फिर वहाँ से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर तक गया, आगे जाके देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट, वो सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुका, जब पोस्ट पूरा खाली हो गया फिर मन के अंदर फिर पागलपन छाया, यार योगेंद्र नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। बताना है। फिर धीरे धीरे खिसकता अपने उन साथियों तक आया जहाँ पे वो शहीद हो रखे थे। फिर लगाए कर इनमें से हो सकता कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा, लेकिन किसी का सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले बाहर थे। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, ना तो उम्र का तजुर्बा ना सर्विस का अनुभव, ये भी पता नहीं इस पहाड़ी से किस तरफ पाकिस्तान है किस तरफ हिंदुस्तान है। रात भर चलते थे, कुछ पता ही नहीं था। तो लेकिन हमारे अंदर चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी भी हताश निराश नहीं होना। एक विश्वास के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हर समस्या का समाधान होता हुआ चला जाएगा। मैं बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, लेकिन हताशा और निराशा को नज़दीक नहीं आने दिया। विश्वास जागृत रखा, आस्था रखी, जाना है यार नीचे। और फिर उनको देख करके बहुत देर रोया मैं। फिर शायद जब हम रोते हैं ना, ये रोना एक थेरेपी है, ना कि ये एक कमजोरी का वो है। जब हम रोते हैं या हंसते हैं, नाचते हैं, ये 3 थेरेपी ऐसी हैं जो हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। और हम क्या हैं? हम बॉडी नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम सोल है। बट सर आजकल के ज़माने में हम जैसे लोगों को तो मना किया था रोने के लिए, और जो दुनिया होती है वो बहुत गलत तरीके से देखती है हम जैसे लोगों का रोना। नहीं देखिए, वो अभी ये एक हमने एक वो दे रखा है ना, अरे क्या लड़कियों जैसे रो रहा है। हाँ सर, वही है ना, क्योंकि लड़कियों को रोने के लिए, हाँ ठीक है, वो हमने कर रखा है। लड़का अगर रोता है, अरे वो रोना ऐसे नहीं रोना काम के लिए, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं। कभी किसी भाव में रो करके देखो, किसी अपनों के लिए। जब आप रोगे ना, तो जब जो हमारी बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं, कभी रो करके देखना, आपको बहुत हल्कापन फील होगा, बहुत हल्कापन। वो हल्कापन फील होने का कारण यही है कि आप अपने आप से कनेक्ट हुए, बाहर से डिस्कनेक्ट हो गए। आज बाहरीपन क्यों फील होती है जीवन? क्योंकि अपने आप से डिस्कनेक्ट है, बाहर से कनेक्टेड है, ये कारण। फिर कनेक्टेड हुआ अपने आप से, परमात्मा से कनेक्शन हुआ, फिर वहाँ से लुढ़क करके नीचे आया, 500 फीट नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, सूचनाएं दी, फिर वहाँ से हॉस्पिटल भेजाया गया मेरे को। 3 दिन के बाद होश आया, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर फिर पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने, हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया, बिना किसी कैजुअलिटी के। उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दी। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का U-टर्न था। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मना। हाँ सर, जब आपको परमवीर चक्र मिला आपकी वॉर के बाद, तो आपको घर में और आपको कैसी फीलिंग थी मतलब उस समय? क्योंकि हर किसी सैनिक के लिए वो सबसे बड़ा पदक होता है और सबसे प्राउड मोमेंट होता है। तो आपके घर में कैसा माहौल था और आपको पर्सनली कैसा फील हो रहा था? देखिए, जो किताबों में पढ़ रहे थे, है ना, और आज उसी का जब अनाउंसमेंट हो रहा है, वो जब अब दिया जा रहा है, तो जो खुशी के पल थे, या उनको तो शब्दों में खैर नहीं बयां कर सकते।
लेकिन हाँ बस ये था, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और जो साथी शहीद हो गए हैं हाँ उनके लहू का वो चिराग है, अब इसको लेकर के चलना है और लोगों में ज्योति और प्रकाश को प्रज्वलित करना है। बिल्कुल। फिर परमवीर चक्र मिला और अभी आप हर परेड में परमवीर चक्र आपके 2 और से साथी आप उनके साथ लीड करते हैं, तो आपको उस समय कैसा फील होता है? ये सौभाग्य है कि राजपथ पे चलना, अभी तो वो कर्तव्य पथ हो गया है ना, राजपथ पे चलना, और जहाँ उस राजपथ पे जब चलते हैं, फौजी चलते हैं, योद्धा चलते हैं, पूरा विश्व देखता है। बिल्कुल सर। इससे बड़ा और गौरव क्या हो सकता है। और बस फिर उस गौरव में रहते हैं और उस ये लगता है कि यार देख, आज हम यहाँ इस मुकाम पे हैं, तो अब मेरा दायित्व और कर्तव्य ये बनता है कि ये जो यूथ है इसमें से कोई एक योगेंद्र यादव और बन जाए। बिल्कुल सर। सर हम जैसे लोगों के लिए कुछ आपकी तरफ से मैसेज यूथ के लिए? हाँ बस यूथ के लिए मैं इतना, देखिए पूरा विश्व कह रहा है कि ये राष्ट्र, ये भारत युवाओं का भारत है, और सच में 65% युवा है इस देश में, और पूरा विश्व जानता है कि युवा की शक्ति और सामर्थ्य को, कि जिस तरफ भी नज़र उठाएगा देश की तकदीर और तस्वीर उधर हो जाएगी। इनमें वो शक्ति और सामर्थ्य कि ये पूरी क्रांति को ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो लेकिन दुर्भाग्य क्या हो रहा है? दुर्भाग्य ये हो रहा है कि 80%, जो 65 में से 80% युवा को ये पता नहीं है कि सूरज कितने बजे निकलता है, क्योंकि वो या तो कोई पढ़ाई में है या कोई उसमें है। तो फिर एक नकारात्मकता एक भरती हुई चली जा रही है, और जब नकारात्मकताएं भरती जाती हैं तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमारा पथ कौन सा, किस में जाना है। तो एक फिर उसको घृणा होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। तो इनसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, आप अपनी जीवन शैली को इतना सुंदर बनाओ, सौम्य बनाओ, सरल बनाओ कि आप का जो ये बोलते हैं ना कि बोला हम रात भर पढ़ करके सीख जाएंगे, नहीं। आप एक सिस्टमेटिक तरीका है, आप उस सिस्टमेटिक तरीका से, टेबल और कुर्सी किस लिए होती है? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए होती है ना। लेकिन हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। बिल्कुल सर। बेड सोने के लिए भाई। हाँ तो आप ये बताओ, पानी पीने के लिए ना, हाँ खाने के लिए क्या? नहीं, पीने के लिए। पीने के लिए। ये सर। यार बेड जब सोने के लिए है तो फिर जो है ना बेड पे सोने का होना चाहिए ना, पढ़ने का तो यार टेबल में, उस पर आप पढ़ोगे, बैठ करके पढ़ोगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आपका नर्वस सिस्टम ठीक होगा, आप किस जो चीज़ पढ़ रहे हो सीधा जाएगी दिमाग में। फिर आप 11 बजे तक ही पढ़ पाओगे कुर्सी टेबल पे। फिर उसके बाद आप सोइए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। साइंस के स्टूडेंट तो आप जानते हैं यार एनर्जी की पावर क्या होती है। हाँ सर। है ना। एनर्जी पूरी इस ब्रह्मांड में एनर्जी है, तो हमारे पास भी एनर्जी है। और हमारे पास, अगर हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है? एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी में, हम खुश होते हैं। और जितने हम खुश रहते हैं उतने हमारे काम कितने बहुत उच्च क्वालिटी के होते हैं, एक लगन लगती है काम करने की। तो आप पॉजिटिविटी लाने के लिए तरीका यही है कि आप सुबह अपनी जीवन शैली को बदली करो। सुबह उठिए, प्रणाम कीजिए, योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने दिन की शुरुआत कीजिए, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर ये हैबिट बन जाएगी। और ये हैबिट आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक खजाना बनता चला जाएगा। और जितनी पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास आएगी उतना ही आपका ऑरा बढ़ेगा। ऑरा तो समझते हैं? हाँ सर, मतलब माइंड सेट बढ़ेगा, हमारा सोचने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं, ऑरा। हाँ, जो आपके भगवान की तस्वीर कभी होगी ना, तो पीछे देखा होगा ना, वो एक प्रकाश जैसा होता है। हाँ। हम सबके भी हैं। ओके। वो ऑरा है, वो प्रभाव है शक्तियों का। वो इस ऑरे का 1 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक का प्रभाव होता है। कि आप जब आपके पास इतनी एनर्जी होंगी, इतनी एनर्जी से आप भरे होगे, जब निकलोगे तो उस एनर्जियों से लोग प्रभावित होंगे। तो आप प्रभावशाली व्यक्ति बनो। तो ये बनने का यही एक तरीका है। और आप ये देश ने आपको
जन्म दिया, खाना दिया, भोजन दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, और क्या चाहिए। अब हमें देश को कुछ देना है। हमें ये सोचना है कि मैं अपने कर्म से, अपनी स्किल से इस राष्ट्र को, समाज को क्या दे सकता हूँ। लेकिन हमारी हैबिट पड़ी हुई है लेने की। हमें राष्ट्र क्या देगा। हर तो कोई ये ये चीज़ें, सोचता है। हाँ, जितना आप त्याग की भावना रखोगे, जितना आप सहयोग की भावना रखोगे, जितना आप मिलनसार होगे, उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। यार, आपने अपने कर्म से, अपने कार्य से किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दिया। आज का जो जीवन आपका था वो सार्थक हो गया। हमें रुलाने के लिए है ना, टेंशन देने के लिए। तो ये चीज़ें जो है एक युवा अगर इस करेगा, और युवा इस राष्ट्र की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत को राष्ट्र के साथ लगाए, ताकि ये राष्ट्र सशक्त बने, समृद्ध बने, स्वच्छ बने, सुपर पावर बने, और अब विकसित बने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद हमारे द ट्राइपॉड शो में आने के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Thank you हम so आशा much. करते हैं कि आगे भी जरूर बिल्कुल लगा तो बिल्कुल मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।